नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों, आज हम फिनंशियल स्टेटमेंट्स के एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट आ गया इसमें, फिनंशियल स्टेटमेंट्स मीन्स, फिनंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट इसका पार्ट होता है, प्रॉफिट लॉस भी होता है, बैलेंस शीट भी होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ फिनंशियल स्टेटमेंट्स आर। फिनंशियल स्टेटमेंट्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स, क्या ऑब्जेक्ट्स हैं? टू शो द डेटा ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइज। तो जो फिनंशियल स्टेटमेंट का मकसद, जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि डेटा प्रेजेंट करना नेट प्रॉफिट का, एक ट्रू एंड फेयर पोजीशन जो बिजनेस की वो प्रेजेंट करते हैं। और इन ये जो चीजें होती हैं, दे प्रोवाइड बेस फॉर द फ्यूचर प्लानिंग। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द above, all of the above. Next is user of financial statements are. Financial statements के users कौन से हैं? Owner and management of the business उसके user हैं, investors हैं, employees हैं, all of the above. तो all of the above ऑप्शन आ जाएगी। फोर्थ वाला आ गया क्वेश्चन, ट्रेडिंग अकाउंट शोज। ट्रेडिंग अकाउंट क्या शो करता है? ट्रेडिंग अकाउंट से बेटा हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। तो ऑप्शन ए ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिफ्थ वाला पॉइंट, द आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट आर। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या लेते हैं? तो फॉर्मेट आप सबने पढ़ा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक भी आता है, परचेजेस भी, सेल भी। तो ऑल ऑफ द अबव। तो जो बेटा सिंपल से उनको मैं थोड़ा सा स्पीड में समझाऊंगा, और जहां पर रिक्वायरमेंट होगी उन पर मैं डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा पॉइंट्स। द नेक्स्ट वन इज द नीड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज। ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बिजनेस का वो बताता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं वो हमें ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलते हैं। कंपैरिजन होता है करंट ईयर के क्लोजिंग स्टॉक का विद द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो ऑल ऑफ द अबव अगेन ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? तो इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा। ये जो इक्वेशन इसमें आ रही है तो वो किसके बराबर है? तो इसमें जो फॉर्मेट आप लोगों को जो मैंने बताया हुआ है उस फॉर्मेट को आप ध्यान रखिएगा। तो जो फॉर्मेट आपको मैंने ट्रेडिंग का जो समझाया हुआ है उसके बेटा डेबिट साइड में हम ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेजेस आते हैं, इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट आता है। क्रेडिट साइड में क्या था? सेल्स है और क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। तो यहीं से हमारी इक्वेशन जो बन जाएगी तो वो किसके बराबर आ जाएगी हमारे पास? तो अगर हम यहां पर हम देखते हैं जो पहली वाली इक्वेशन, या जैसे इसमें इक्वेशन क्या आती है, नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक जो क्रेडिट वाला है, इन दोनों को हमने लिया, ठीक है, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होना चाहिए? ये किसके बराबर होना चाहिए? इट शुड बी इक्वलेंट टू, इन दोनों को आपने प्लस किया, इट शुड बी इक्वलेंट टू ओपनिंग स्टॉक प्लस जो परचेजेस हैं, नेट परचेजेस हैं, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो नेट परचेजेस के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर मैं इक्वेशन जो भी आपने जो पढ़ी है, अगर इसी फॉर्म को, इसी चीज को प्लस ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख देते हैं, प्लस ग्रॉस प्रॉफिट भी, तो इसी को अगर मैं जो यहां पर बेटा ध्यान से देखना, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक शुड बी इक्वल टू, किसके बराबर है? ये जो इस साइड के सभी आइटम्स इनके बराबर है। इट इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। और आप में से मैक्सिमम बच्चों ने जो छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा या जो नॉन मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट को एक साइड में रहने देते हैं, बाकी सभी आइटम्स को दूसरी साइड में अगर हम बेच देते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? तो हमने क्या लिखा था यहां पर? अगर हमने लिखा था कि नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को बेटा आप इस साइड में रहने दीजिए, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट को आप इधर ही रहने दीजिए, और बाकी सभी को आप यहां पर आप ट्रांसपोज कर दीजिएगा। तो क्या आ जाएगा? लेट अस सी। तो नेट सेल्स
हम एज इट इज लिखेंगे प्लस क्लोजिंग स्टॉक, और ये बाकी के जितनी भी आइटम्स हैं, ये जितनी भी आइटम्स है जब इधर आएंगी तो वो माइनस हो जाएंगी। तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा हमारे पास माइनस, और ब्रैकेट स्टार्ट अगर हम कर देते हैं तो ओपनिंग स्टॉक भी इस साइड आ जाएगा, परचेजेस भी इधर ही आ जाएंगे दूसरी साइड में, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमारी ये जो इक्वेशन मैंने अभी लिखी है आपको देखिएगा, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली कौन सा वाला हमारा जो फुलफिल करती है कंडीशन, ऑप्शन बी जो है, इसमें जब अगर आप इसी को ही लिखोगे इक्वेशन बनाकर, ग्रॉस प्रॉफिट को एक साइड रहने दीजिए तो दूसरी साइड को, तो ये किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट के बराबर है। ठीक है जी। तो इसी से रिलेटेड कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपने वो इक्वेशन लिखनी है और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली आइटम्स को एक से दूसरी जगह पर ले जाइए, तो आपका जो सोल्यूशन, ये जो आंसर निकल आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज, प्रॉफिट एंड लॉस क्या शो करता है, वो नेट प्रॉफिट जो बिजनेस का है, हमारा मकसद जो है वो नेट प्रॉफिट दिखा जो फाइंड आउट करना होता है। तो नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए सिर्फ प्रॉफिट लॉस नहीं होता, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बैलेंस शीट होती है, इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं, तो ऑप्शन ए आ जाएगी राइट आंसर। नेक्स्ट इज डेबिट आइटम्स ऑफ P&L अकाउंट आ, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में क्या आता है, तो डेबिट साइड में अगर हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट के में लॉस आ रहा है, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस है तो लॉस ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता है, और जब हम उसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर वो क्रेडिट होगा। यहां पर क्या आ गया, ग्रॉस लॉस, प्रॉफिट लॉस ट्रेडिंग है, तो जब हम इसके नीचे जब हम आगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे तो ये इस साइड में डेबिट में आ जाएगा ग्रॉस लॉस। इसके अलावा हम डेबिट में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सब आइटम्स को लिखते हैं, तो डेबिट साइड में बेटा क्या जाता है, ग्रॉस लॉस एंड अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सिर्फ ग्रॉस लॉस नहीं आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट में आता है, ऑल ऑफ द अबव गलत है। नेक्स्ट इज क्रेडिट आइटम्स, क्रेडिट आइटम्स ऑफ P&L अकाउंट आ, तो क्रेडिट में क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, एंड अदर इनकम्स, इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट में आ जाती हैं। तो जैसे भी पहले बताया, तो ग्रॉस प्रॉफिट एंड अदर इनकम्स आ जाएंगे। 11th क्वेश्चन, द डेप्रिसिएशन ऑन एसेट इज शोन, तो जो भी डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, एसेट को जब हम पुट टू यूज करते हैं तो एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, वो कम होती जाती है, तो जो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और जो डेप्रिसिएशन जो होती है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में आती है। और दूसरा इफेक्ट, दो इफेक्ट होते हैं, अगर एडजस्टमेंट में दिया गया होगा तो दूसरे इफेक्ट में बैलेंस शीट में एसेट्स में से लेस होता है, वहां पर हम डेप्रिसिएशन को शो नहीं करते, एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं। तो यहां पर जो अगर आ गया डेप्रिसिएशन जो एसेट पर है वो कहां पर शो होती है, वो बी पार्ट में होती है। और बैलेंस शीट में हम डेप्रिसिएशन को शो नहीं करते, बैलेंस शीट में हम डेप्रिसिएशन को एसेट की कीमत में से लेस करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है बेटा, ये और नहीं, इट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज शोन। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट है, हमने कहीं पैसा को इन्वेस्ट किया तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं। सेल्स अकाउंट इज क्लोज्ड, सेल को हम क्लोज करते हैं तो बाय ट्रांसफरिंग टू, सेल कौन से अकाउंट में आती है, ट्रेडिंग अकाउंट में आती है बच्चों, या फिर प्रॉफिट लॉस में आती है, सेल इज शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट। तो जो सेल अकाउंट हम बनाते हैं तो वो क्लोज जब करते हैं तो वहां से सेल को हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो सेल अकाउंट इज क्लोज्ड एंड अमाउंट इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इज, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इट इज अ पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, या क्या है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बेटा प्रॉफिट लॉस अकाउंट का एक पार्ट है, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है और उसी को अकाउंट को आगे हम स्ट्रेच करते हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। द बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू, ट्रेडिंग अकाउंट से बेटा ईदर विल बी एबल टू गेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता है उसे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं।
और प्रॉफिट लॉस अकाउंट जब क्लोज होता है तो वहां से जो प्रॉफिट या लॉस, जो नेट प्रॉफिट या जो नेट लॉस आता है, उस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में। तो कैपिटल में अगर प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, तो कैपिटल में ऐड हो जाता है, क्लब होगा, और अगर नेट लॉस आता है तो कैपिटल में से माइनस हो जाता है। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, नेट प्रॉफिट किसके बराबर है? ठीक है जी, अगेन इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इक्वेशन को ध्यान से समझिएगा। नेट प्रॉफिट किसके बराबर है? तो आप सबने जो इसका फॉर्मेट जो पढ़ा था इसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, तो प्रॉफिट लॉस में इधर हमने क्या लिखा, हमारे पास यहां पर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। इधर हम क्या लिखते हैं, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं बेटा वो डेबिट साइड में आते हैं, और जितने भी इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं, जितनी भी इनकम्स होती हैं वो क्रेडिट साइड में आती हैं, और नेट प्रॉफिट हमारे पास इधर डेबिट में आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट किसके बराबर है? तो जब हम इस इक्वेशन को, अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो क्या इक्वेशन बन रही है, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्लस नेट प्रॉफिट, ये इसके बराबर आ गया। तो अगर मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को दूसरी साइड ले आता हूं तो फॉर्मूला क्या बन गया, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम्स माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। तो वो नेट प्रॉफिट के बराबर ऐसे आ जाएगा। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों को क्या करना है बेटा, आप लोगों को इक्वेशन बनानी होगी, और इस इक्वेशन के हिसाब से क्वेश्चन, अब मैंने ये क्वेश्चन बनाया, पेपर में इसी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी वैल्यूज दी हो सकती हैं, तो इसे हम रट्टा नहीं मार सकते, क्रैम नहीं कर सकते, इसे आप उसी समय इसको फॉर्मुलेट कर लेंगे। इक्वेशन आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक आप मार्केट में गए हो, आपको रेडीमेड जो आ जाएगा, अपने जीन्स लेनी है, सूट लेना है, कोट पैंट लेना है, आपको मिलेगा। तो आपके अकॉर्डिंगली जो आपकी मेजरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें अल्ट्रेशन करेंगे, चेंजेस करेंगे। तो आपके पास एक इक्वेशन, जो रेडीमेड इक्वेशन बनी हुई है, जो मैंने भी लिखी, जो फॉर्मेट दिया हुआ, दिस इज जस्ट लाइक रेडीमेड सूट, रेडीमेड क्लोथ्स। तो आपकी फिटिंग के हिसाब से, क्वेश्चन की फिटिंग के हिसाब से आप उसमें कुछ तब्दीली करेंगे और वो आपका इक्वेशन जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, तो वेरी वेरी सिंपल, कोई मुश्किल, कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इफ क्रेडिट साइड ऑफ द P&L अकाउंट इज मोर देन इट्स डेबिट साइड, इट शोज, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा मीन्स इनकम ज्यादा है और डेबिट मीन्स खर्चे कम है, तो अगर इनकम ज्यादा खर्चे कम तो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, क्योंकि P&L अकाउंट है तो P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू, ये जो डेफिनेशन है ये किसके द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है, तो दिस डेफिनेशन, आप डेफिनेशन को पढ़ लेंगे, तो इट इज गिवन बाय J.R. बार्टली बॉय। तो सी पार्ट उनके द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। बैलेंस शीट इज अ पार्ट ऑफ, बैलेंस शीट किसका पार्ट है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ द, ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है, प्रॉफिट लॉस का भी नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट्स, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स का पार्ट है। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन, बैलेंस शीट कब प्रिपेयर की जाती है, ठीक है जी, सो इट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होगा, वर्डिंग्स चेंज हो सकती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि यूजुअली क्या हो जाता है कि जो बिजनेस का जो त्योहार माना जाता है वो दीपावली होता है, और दीपावली में आप देखेंगे जितने भी बिजनेस हाउसेज होंगे वो डेकोरेट हो किए जाते हैं, वहाँ पर पूजा की जाती है, वहाँ पर शुभ लाभ जो उसका साइन बनाया जाता है, तो अकाउंट्स को देखा जाता है। तो कई लोगों के दिमाग में आ जाता है कि दिवाली के टाइम पर लक्ष्मी की पूजा, देवी की पूजा की जाती है, तो क्योंकि बिजनेस के लिए वही भगवान है, तो कई लोगों को लगता है कि हम अपने अकाउंट्स दिवाली पर, जो जिन्होंने कॉमर्स या अकाउंट्स नहीं है तो उन्हें लगता है कि दिवाली पर अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ये एक पर्टिकुलर डेट पर, कोई फिक्स नहीं है। समटाइम्स सम बिजनेस हाउसेज दे प्रिपेयर बैलेंस शीट या अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स
वो कैलेंडर ईयर को फॉलो करते हैं, 31 दिसंबर करते हैं, और कई लोग 31 मार्च को. सो इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी अदर टाइम. सो इट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट. बैलेंस शीट क्या शो करती है? बैलेंस शीट शो करती है फिनेंशियल पोजीशन बिजनेस की, और जो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट शो करते हैं फिनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस. प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट इज, बैलेंस शीट की जो प्रिपरेशन है वो कंपल्सरी है, क्योंकि हमें अपने जो लीगल ऑब्लिगेशंस है उनको फुलफिल करना होता है, इसलिए हमें बैलेंस शीट बनाना हमारे लिए कंपल्सरी है. हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, सो दैट हम अपनी इनकम टैक्स लाइबिलिटी, हमारी जो GST की लाइबिलिटी गवर्नमेंट के प्रति है, हमारे शेयर होल्डर्स के प्रति हमारी जो लाइबिलिटी है, उन सबको फुलफिल कर सकें. सो प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट इज कंपल्सरी. नेक्स्ट इज करंट लाइबिलिटीज आर सच ऑब्लिगेशंस which are to be satisfied. करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं? ऑल दोस लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेड विद इन अ ईयर, जो एक साल के अंदर हमें पे ऑफ करनी होंगी, सेटिस्फाई करनी होंगी, तो विद इन 1 ईयर. करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर. कंप्यूटर्स ओन्ड बाय अ फर्म आर क्लासिफाइड एज, तो कंप्यूटर जो होता है इसकी लाइफ पीरियड 1 साल से ज्यादा होती है, सो इट इज ए पार्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स. तो हमने अगर कोई कंप्यूटर खरीदा है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए यूज के लिए लिया है, सो इट इज अ फिक्स्ड एसेट. लॉस ऑन सेल ऑफ एन ओल्ड कार, हमने पुरानी कार बेची, लॉस हुआ, तो इस लॉस को हम कहां पर डेबिट करते हैं? जितने भी लॉसेज होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, एंड इट विल बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सेल्स आर इक्वल टू, सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो सेल्स का जो फॉर्मूला आ जाता है, ये आ जाता है सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट. यूजुअली हम ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला जो लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS. ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS. ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप साइड में कहीं पर भी लिख लीजिए. मैं दोबारा लिख रहा हूं. इट इज ग्रॉस प्रॉफिट बेटा किसके बराबर है? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS. ठीक है. एक और फॉर्मूला भी आ जाएगा, वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट का था, वो किसके बराबर था? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ब्रैकेट स्टार्ट ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. वो भी ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है. इन दो फॉर्मूलेस को आप अच्छे ढंग से नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे ढंग से याद कर लीजिए, और इन्हीं से रिलेटेड के इक्वेशंस मिलते जुलते इसी इक्वेशन से. तो इक्वेशन ये है जो मेन जो याद करने वाली है. तो इसी से हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ गया? क्या आ जाएगा? सेल्स अगर हमने निकाली है तो सेल्स निकाली है, COGS को आप अगर इस साइड लेकर आएंगे तो बेटा ये माइनस है, प्लस हो जाएगा. सो इट इज ग्रॉस प्रॉफिट प्लस COGS. तो यहां पर आप देखेंगे COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ठीक है जी. इनकम टैक्स पेड बाय सोल ट्रेडर इज शोन. जो इनकम टैक्स जो होता है इस ये बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस के लिए ड्राइंग्स होती हैं, और जो भी ड्राइंग्स होती हैं उन्हें हम कैपिटल में से, बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखते हैं और कैपिटल में से उसे हम ड्राइंग्स को लेस करते हैं. इनकम टैक्स हमने जनरल एंट्रीज में बेटा पढ़ा था, इनकम टैक्स पेड. तो जो इनकम टैक्स पेड जनरल एंट्रीज में मैंने समझाया हुआ है, इनकम टैक्स पेड को हम ड्राइंग्स ट्रीट करते हैं, उसकी जनरल एंट्री बनती है ड्राइंग्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट. और ये ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स जो होती हैं वो कैपिटल में से लेस की जाती हैं और बैलेंस शीट में कैपिटल लिखी जाती है, तो वहां पर ये लेस करती जाएंगे. गुडविल क्या होता है? कैन वी सी द गुडविल? मैंने बेटा आप लोगों को गुडविल चैप्टर जो पार्टनरशिप में अभी तक मैंने गुडविल चैप्टर समझा दिया हुआ है, उसमें मैंने बताया था गुडविल जो है ये एक इंटेंजिबल एसेट होता है. ऑल दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच, जिनका कोई आकार नहीं है, स्वरूप नहीं है, जिन्हें हम देख नहीं सकते, फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, तो उन्हें हम गुडविल कहते हैं. तो मेरे जो ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल जो चैनल है उसमें प्लेलिस्ट में 12th JKSSB
जो अकाउंट असिस्टेंट, उसमें 2 लेक्चर्स मैंने गुडविल के अपलोड किए हैं। ऐसे वीडियोस में देखोगे आप गुडविल के, आपको और भी लेक्चर वो आपको वीडियोस में देखने पड़ेंगे, वो प्लेलिस्ट में नहीं है, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी समझाए हुए हैं। वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, तो एमसीक्यूज में मैं उन क्वेश्चंस को फिर से आगे डिस्कस करूंगा। तो वो बेसिकली जो क्वेश्चन सॉल्व किए 12th के अकॉर्डिंगली है, बट उसमें से भी आप लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। क्या कैसे हम कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, थोड़े से प्रैक्टिकल पोर्शन जो आ गया। तो गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट। और इसके अलावा बेटा, जिन जिन बच्चों ने अभी तक मेरा जो चैनल ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो आज फर्स्ट व्यूअर हैं या जो देख रहे हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह आपका अपना चैनल है, इसे अपना प्यार दीजिए और इसे आप ग्रो करिए। तो जितना ज़्यादा ये चैनल ग्रो होगा उतना ज़्यादा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, मैं आपके लिए उतनी ज़्यादा और मेहनत करूँगा और जो वीडियोस हैं वो जल्दी और ज़्यादा वीडियोस भी अपलोड करूँगा। और अगर आपको लगता है कि वाकई बेनिफिट हो रहा है, तो इस चैनल पर सभी बच्चों का राइट है, अधिकार है, दे टू हैव द राइट कि उन्हें भी अच्छी एजुकेशन मिले। इजी क्वेश्चंस नहीं पेपर में आएंगे। मेरे एमसीक्यूज जो हैं मोर देन 1300 to 1400 अभी तक मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं, उन सब की वीडियोस आ रही हैं। बाकी भी जो एमसीक्यूज हैं वो भी जल्दी मैं अपलोड कर रहा हूं, ताकि आप लोगों की तैयारी हो सके। एक और चीज, आप लोग क्या करिए बेटा, जो आपकी जो स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मेरे एंड पर थोड़ी सी कमी है ड्यू टू सर्टन अनअवॉइडेबल रीजंस, जो मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किए थे। आप लोग जितने भी जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स को आप रिवाइज कर लीजिए, परफेक्ट कर लीजिए, सो दैट कि मेरे पास जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा तो मैं अपने वीडियो लेक्चर अप टिल एग्जाम्स भी अगर अपलोड करता रहूंगा, तो आप लोगों की तैयारी प्लस रिवीजन साथ साथ हो जाएगी। ये फ्रेश होगा, जितना मैंने अभी तक पढ़ा है उसको सभी को आप रट लो, पूरे को रिवाइज कर लीजिए। तो जो आपने ताज़ा पढ़ा होगा, फ्रेश पढ़ा होगा, उसको साथ साथ रिवाइज भी करते चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने अभी भी पढ़ा होगा तो भूलने का सवाल ही नहीं है उसमें, तो वो आपके जहन में, आपके दिमाग में बैठा होगा, फ्रेश होगा, तो जल्दी कर सकते हैं। इन लेटर पार्ट इफ यू आर वर्किंग, अगर आप 10 आवर्स पढ़ रहे हैं तो 10 आवर्स में आपने अगर बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ लिए होंगे तो यू कैन डिवोट 3 to 4 आवर्स फॉर दो सब्जेक्ट्स रिविजन के लिए। तो अकाउंट्स को अगर आप 5 to 6 आवर्स अगर आप इसको इन फ्यूचर देते हैं, अगर आपका बाकी का सारा सब्जेक्ट, सारा सिलेबस कवर्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक छोटा सा ये फेवर मैं आपसे जो चाहता हूँ, जो आप लोग मेरे लिए कर दीजिए, और मेरा थोड़ा सा बर्डन भी, तो मेरा भी जो स्ट्रेस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है जी। एंड आई एम डूइंग मोर देन 100% फॉर यू पीपल, मोर देन 100% आई एम डिवोटिंग माई टाइम। जो भी टाइम मिल रहा है उन जंजालों से, उन मुसीबतों से बाहर निकलकर आपके लिए वो मेहनत कर रहा हूं मैं। ठीक है बेटा, तो इंटेंजिबल आ गया। नेक्स्ट वन इज रिटर्न इनवर्ड अपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस इज डिडक्टेड फ्रॉम। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? जो गुड्स वापस आए। कौन सी गुड्स वापस आएंगी? जो हमने बेची होंगी वही गुड्स हमें वापस आई होंगी। तो जो बेची होंगी बेटा वो क्या होती हैं? वो सेल्स होंगी। रट्टा नहीं मारना, मैं भूल जाता हूं खुद भी, मेरे को खुद याद नहीं रहता कि रिटर्न इनवर्ड क्या है। सेल रिटर्न लिखा होगा तो मेरे को याद रहता है, परचेज रिटर्न होगा तो मेरे को याद रहता है। ऐसे मेरे को बोलोगे रिटर्न इनवर्ड क्या है, कहाँ से लेस करेंगे, तो मैं इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जवाब नहीं दूंगा। मैं वो सोचता हूँ जैसे थिंकिंग प्रोसेस। रिटर्न इनवर्ड मीन्स जो चीजें वापस आई। वापस कौन सी आई? जो मैंने बाहर बेची होंगी। और बाहर क्या बेची होंगी? सेल की होगी। तो सेल में से आ गया रिटर्न इनवर्ड। और कई बच्चों को ये दिक्कत आ रही होगी, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड का थोड़ा बहुत भूल जाता है, कि मेरे कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये तरीका याद करने का रख सकते हैं आप लोग। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसिस्ट ऑफ, तो ट्रायल बैलेंस उसका पार्ट नहीं है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग एंड P&L और बैलेंस शीट ये दोनों इसका पार्ट है। तो ऑप्शन बी एंड सी। विच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट में हम
डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही शो करते हैं। ऑप्शन ए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट वन इज विच स्टेटमेंट शोज फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कौन सी स्टेटमेंट फिनेंशियल पोजीशन बिजनेस की शो करती है? तो फिनेंशियल पोजीशन और फिनेंशियल परफॉर्मेंस दोनों अलग अलग है। पोजीशन जो होती है वो बैलेंस शीट के द्वारा शो की जाती है और परफॉर्मेंस ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, अगेन वही इक्वेशन रिलेटेड आ गया बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने आपसे डिस्कस किया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसके बराबर होता है? नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो नेट प्रॉफिट के लिए हम ग्रॉस प्रॉफिट में से जो हम अपने जितने भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो माइनस करते हैं और ऑपरेटिंग इनकम प्लस करते हैं। ठीक है, तो हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को इग्नोर कर देते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो फॉर्मूला आ जाता है, जो आप याद रखेंगे आगे के लिए भी, सो इट इज नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ऑप्शन सी। ऑप्शन नेक्स्ट वन इज कैरेज आउटवर्ड। अब इसमें कई बार बच्चे बेटा इसमें गलती कर देते हैं। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, एक्सपेंस होता है, और वो कैरेज आउटवर्ड को वो अगर कैरेज इनवर्ड को डेबिट में लिख देते हैं तो आउटवर्ड को वो क्रेडिट में लिख देते हैं, और वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, या ट्रेडिंग अकाउंट इधर तो उसको टिक कर देंगे। कैरेज आउटवर्ड भी एक्सपेंस होता है, इसे हम दूसरे शब्दों में कैरेज ऑन सेल्स बोलते हैं, और जो कैरेज आउटवर्ड होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखते हैं। कहां पर लिखते हैं बेटा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। एक्सपेंडिचर विच इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज। तो किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन मेरे को भेजा था और वहां पर ऑप्शन गलत दी हुई थी समथिंग, मैंने उनको, मेरे को भी रिकॉल नहीं आ रहा, क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। तो एक्सपेंडिचर विच इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फिक्स एसेट, तो वो खर्चा जिससे अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है फिक्स एसेट्स की, उस खर्चे को बेटा हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। मेरे जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 11 या 12 या 13 इनमें से कोई है, उसमें बेटा मैंने आप लोगों को एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सारे डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो बेसिक्स में मैंने क्यों ज्यादा टाइम लगाया था? क्योंकि अगर आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो आगे या इस समय मेरे को ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो यहां पर अब फटाफट आपका सिलेबस मैं कवर अप करवा सकता हूं। क्लोजिंग स्टॉक शोन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। अगर क्लोजिंग स्टॉक बेटा ट्रायल बैलेंस में दिया गया है, जो भी आइटम ट्रायल बैलेंस में दी होगी उसका सिंगल इफेक्ट आता है। और अगर कोई आइटम ट्रायल बैलेंस के, जैसे क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो कई बार आप जब क्वेश्चंस देखेंगे तो ट्रायल बैलेंस के नीचे इट इज नॉट पार्ट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं है, एज ए फुटनोट नीचे दिया गया है, तो उसका डबल इफेक्ट आता है। और कोई भी आइटम जो ट्रायल बैलेंस के अलावा एडजस्टमेंट्स में एडिशनल फॉर्मेशन में दी होगी उसका हमेशा डबल इफेक्ट होगा। बट इफ इट इज पार्ट ऑफ द ट्रायल बैलेंस देन इट विल बी शोन ओनली एंड ओनली इन द बैलेंस शीट, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट होता है, वो सिर्फ एक ही जगह आता है। तो कई बच्चों का क्वेश्चन आएगा कि सर कोई आइटम अगर ट्रायल बैलेंस में दी है उसका सिर्फ एक इफेक्ट क्यों आ रहा है, दूसरा इफेक्ट नहीं? तो बेटा एक इफेक्ट उसका ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ गया, दैट इज वाई इसे हमने ट्रायल बैलेंस में, लेजर अकाउंट्स में था, लेजर अकाउंट्स को क्लोज किया और लेजर अकाउंट से ये ट्रायल बैलेंस में आ गया। और जो आइटम्स ट्रायल बैलेंस में दी ही नहीं है, इफ इट इज नॉट पार्ट ऑफ द ट्रायल बैलेंस, दैट मीन्स उसका कोई भी इफेक्ट नहीं लिया। और हमारी अकाउंटिंग जो है डबल एंट्री बुक कीपिंग है, हर एक ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होगा। इफ देयर इज डेबिट देयर इज क्रेडिट, जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ है वैसे अकाउंट्स का आ जाएगा। इफ देयर इज डेबिट देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। मैं ऑपोजिट वर्ड ऐसे लिख दिया, तो अगर डेबिट है तो उसका ऑपोजिट क्रेडिट ही होगा। अगेन क्रेडिट ऑपोजिट वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बेटा हम ओपनिंग स्टॉक नहीं शो करते, ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में आता है। बाकी जितनी भी आइटम्स हैं वो सारी की सारी जो होंगी बैलेंस शीट में आएगी। बैलेंस इन इनपुट आईजीएसटी, जो इनपुट आईजीएसटी जो होता है अकाउंट जो होगा, तो जीएसटी से भी रिलेटेड थोड़ा बहुत आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इनपुट आईजीएसटी, आईजीएसटी क्या जाता है, हमारे पास जीएसटी जो होगा वो आगे दो किस्म का आ जाता है। एक होता है आईजीएसटी जब हम इंटरस्टेट हम गुड्स को खरीदते बेचते हैं तो आईजीएसटी लगता है, और अगर विद इन द स्टेट होगा तो सीजीएसटी लगता है। ठीक है जी। तो जो इनपुट आईजीएसटी होता है जब हमने कोई चीज खरीदी है तो इनपुट जीएसटी होता है। ठीक है, ये इंटरस्टेट है। आईजीएसटी का मतलब क्या आ गया, इट इज इंटरस्टेट। हमने कोई चीज पंजाब से खरीदी, हमने कोई चीज दिल्ली से खरीदी, तो जीएसटी जो पे किया जाता है, तो जब हम खरीदने पर जीएसटी पे करते हैं उसे हम इनपुट जीएसटी बोलते हैं। और अगर मैंने कोई चीज उधमपुर से खरीदी है तब हम इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, उसमें दो पार्ट आ जाते हैं, दो चीजें होती हैं। तो इनपुट जो सीजीएसटी या इनपुट जीएसटी शॉर्ट में, चाहे आईजीएसटी हो चाहे सीजीएसटी हो, ठीक है, आईजीएसटी एक होगा, और अगर स्टेट में अगर हमने कोई चीज खरीदी है बेची है तो उसमें दो आ जाते हैं। सीजीएसटी होता है, इट इज सेंट्रल, जो सेंटर का पार्ट होगा, और एसजीएसटी ये स्टेट का होता है, इफ गुड्स आर परचेज एंड सोल्ड विद इन द स्टेट। और अगर हमने स्टेट्स के बाहर से खरीदी, हमने किसी और स्टेट से सामान खरीदा, किसी और स्टेट में सामान बेचा, तब वर्ड यूज होता है आईजीएसटी। ठीक है, तो शॉर्ट में इनके लिए क्या आ जाएगा, ये कंबाइन होता है, क्लब होता है, एक ही चीज होती है। जब भी स्टेट में होगा तो जैसे अगर कोई 18% जीएसटी का रेट है तो 9% जो होगा वो सीजीएसटी होगा और 9% एसजीएसटी होगा, बराबर बराबर होते हैं। अगर आउटसाइड स्टेट होगा तो 18% सिर्फ आईजीएसटी होगा, और अगर खरीदने पर जो जीएसटी पे किया होगा इनपुट जीएसटी होता है तो एसेट साइड में बैलेंस शीट में आ जाता है। किस में आता है, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट इज शोन, तो उसे कहां पर शो किया जाएगा, जो बेचने पर होगा तो लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट शो किया जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इन दोनों को मस्ट बी डिस्टिंग्विश, नीड नॉट बी डिस्टिंग्विश, मे नॉट बी, तो इट शुड ऑलवेज बी डिस्टिंग्विश। जब हम कोई एसेट्स खरीदते हैं हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि एसेट्स दे आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, दे शुड बी शोन इन द बैलेंस शीट। अगर मैंने किसी को सैलरी पे की, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आना चाहिए। सो दे मस्ट बी डिस्टिंग्विश सो दैट हम उनको अगर प्रॉफिट लॉस है, ट्रेडिंग है या बैलेंस शीट में पोस्ट कर सकें, वहां पर लिख सकें। कैपिटल रिसिट्स एंड रेवेन्यू रिसिट्स, अगेन दे मस्ट ऑल्सो बी डिस्टिंग्विश्ड, उनको भी डिस्टिंग्विश करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इस लेक्चर में अभी इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के एमसीक्यूज मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। ठीक है जी, ओके, बाय बाय।